ये आपकी थाली, ये सीट नंबर 30 की वेज थाली। हाँ बेटा, ये लो बेटा। मेरे को तीखा नहीं पसंद है। बिट्टू, तीखा नहीं पसंद? ये तो पसंद है। हाँ। तो इधर आओ, ये लो, जीते रहो, खुश रहो। हे भगवान। नाश्ता, रेखा, नाश्ता वाले, उठो भाई। ब्रेकफास्ट। एक मिनट भैया, 3 प्लेट देना। ये माजी नाश्ता लेंगी? हाँ, एक मिनट। माजी, 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 माजी। नमस्कार, सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। हर रोज करीबन 2,50,00,000 लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं और इन्हीं लोगों की तरह 65 साल की रुक्मणी देवी गोरखपुर से ट्रेन में बैठी थी। वो अपनी भांजी की शादी में शरीक होने के लिए गाजियाबाद जा रही थी। जैसे कि आमतौर पर ट्रेन के सफर में होता है, ठीक वैसे ही रुक्मणी देवी अपनी बर्थ पर सेटल होने के थोड़ी देर बाद अपने साथ सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत करने लगी। रात को खाने पीने के बाद रुक्मणी देवी अपनी बर्थ पर सो गई, लेकिन अगली सुबह उनकी मौत हो चुकी थी। गोरखपुर से गाजियाबाद का ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। पर कैसे? चलती ट्रेन में आखिर ऐसा क्या हुआ उनके साथ जो उनकी मौत हो गई? रुक्मणी देवी एक बुजुर्ग औरत थी, तो क्या किसी बीमारी की वजह से अचानक उनकी जान चली गई, या फिर इस सफर के दौरान रुक्मणी देवी किसी गहरी साजिश का शिकार हुई थी? आखिर इस संदिग्ध मौत के पीछे का असल सच क्या था? आइए दादी। यही है ना डिब्बा? जी दादी। दादी, अब वहाँ कहाँ जा रही है? क्या है आपकी सीट? सीट नंबर 30। आइए, ये नीचे वाली। से बैठ। बुढ़ापे में भूलने लग गई हूँ। यहाँ डाल दीजिए। दादी, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है आपको अकेले जाने देने का, लेकिन कॉलेज का अगर मेरा वो प्रोजेक्ट सबमिशन ना होता तो मैं भी आपके साथ चलता। मन तो हमारा भी बहुत था कि तुमको साथ लेके चलते। अच्छा दादी, जल्दी आना और अपना ध्यान रखना, और गाजियाबाद पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना। और हाँ, दवाइयाँ लेना मत भूलना, मैं रोज़ फ़ोन करता रहूँगा आपको। अच्छा बाबा, देख रहे हैं आप, ऐसे डांट रहा है जैसे मैं बच्ची हूँ और ये मेरा दादा। अच्छा चल तू अब, है गाड़ी चल पड़ेगी। और सुन, पढ़ाई ध्यान से करना और अपनी माँ से झगड़ा मत करना। है चल चल चल, बाय। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बिल्कुल। बाय दादी। बाय, ध्यान से रहना बेटा। चल। और आप फोन जरूर करना। हाँ, मैं हाँ। रोज फोन करता रहूंगा, दवाइयाँ लेना मत भूलना। अच्छा बाबा, अच्छा चल, छोड़ अब इसको। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, हाथ छोड़, हाथ छोड़। बाय बाय। माँ जी, आप अकेले ऐसे कहाँ जा रही है? बेटा गाजियाबाद, मेरी भांजी की शादी है, सबसे छोटी है, इसलिए जाना जरूरी है। लगता है आपका पोता आपसे बहुत प्यार करता है, वरना आजकल के बच्चों को कहाँ टाइम होता है अपने दादा दादी के लिए। मेरा अमित तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। जान छिड़कता है वो अपने दादा दादी पर। आपका बेटा भी बहुत प्यारा है। क्या नाम है बच्चों तुम्हारा? बिट्टू। अरे वाह, जीते रहो बेटा, खुश रहो। चाय वाला चाय। लीजिए, आपका चाय वाला। हाँ भाई, चाय के दर्शन तो हो गए। लाओ भैया, आप इधर आ, इधर।
माता जी आप चाय पियेंगी क्या? हाँ बेटा। भैया 3 कप चाय देना था। मेरे पति को ना चाय मिल जाए बस, बाकी इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ। अरे अरे माँ जी क्या कर रही हैं आप? अरे हम भी आपके बेटे बहू जैसे ही हैं, तो फिर हमारा भी कुछ हक बनता है ना। और अब आप यूं समझिए कि इस सफर में आप अकेली नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ हैं। हाँ। और नहीं तो क्या माँ जी, इतना हक तो बनता है हमारा आप पर। खुश रहो बेटा। अरे वाह क्या ज़माना आ गया है। पहले लोग हैप्पी जर्नी बोलते थे, अब हैव सेफ जर्नी का मैसेज भेज रहे हैं। सही है यार, आज के ज़माने में हैप्पी होना मुश्किल नहीं है, लेकिन सेफ होना मुश्किल है। ये लो बेटा, अरे घर के बने समोसे और कचौरी। अरे वाह वाह माता जी वाह। तुम भी लो ना। माँ जी, वाह माता जी वाह, मजा आ गया। घर के बने नाश्ते की तो बात ही कुछ और है। अरे बिट्टू तुम भी लो ना। बिट्टू तीखा नहीं पसंद? ये तो पसंद है। तो इधर आओ, ये लो, जीते रहो खुश रहो। मेरा अमित जब छोटा था ना तो उसे सोने से पहले रोज चॉकलेट चाहिए होती थी, ना मिले तो पूरा घर सर पे उठा लेता था। आओ बच्चा। अरे अरे भैया कहाँ बैठ रहे हैं? ये रिजर्व कंपार्टमेंट है और ये माता जी की सीट है। आप खड़े होइए और कहीं और जाके बैठिए। अरे तो क्या हुआ? अरे हमको ना ये अपना संसार बसा रहे, थोड़ी देर बैठेंगे बाद में उतर जाएंगे ना। बदतमीजी की भी हद होती है। आपको दिख नहीं रहा है कि ये माँ जी यहाँ बैठी हैं और आप फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ ना ही दिख रहा है। अब तो हम यहाँ स्टेशन आने तक बैठेंगे, क्या करोगे? मिस्टर टिकट है क्या तुम्हारे पास? तुम्हें कहा है दिखाई टिकट? तुम क्या टीटी हो का? एक तो टिकट नहीं है, ऊपर से दादागिरी कर रहे हो। पानी देखो पानी। अरे भाई चलो खड़े होके कहीं और जाके बैठो ना। क्या हुआ भैया, काहे दंगा मचा रहे हो? अरे दंगा हम नहीं, ये कर रहा है। एक तो ऐसे ही रिजर्व कंपार्टमेंट में घुस आया है और ऊपर से तेवर दिखा रहा है। अब देखिए ये बेचारी माताजी अकेले सफर कर रही हैं, तो क्या ये मनमानी करेंगे? काहे भैया, जब तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम यहाँ काहे बैठे हो? अब बताओ, दूसरों के सीट पे बैठोगे तो नाराज होंगे ना वो। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको दूसरे बोगी में सीट दिलवाते हैं। वैसे कहाँ जाना है तुमको? मेरठ। अच्छा चलो हमारे साथ चलो, बैठिए आप आराम से, आ जाओ। अजीब अजीब लोग आ जाते हैं। पानी बोतल, ठंडा ठंडा पानी। जी पानी ले लीजिएगा। आपको भी माता जी। हाँ बेटा। ये लो। पानी बोतल। ये आपकी थाली, ये सीट नंबर 30 की वेज थाली। हाँ हे भगवान। नाश्ता, रेखा नाश्ता उठो। वाले, उठो भाई। ब्रेकफास्ट, एक मिनट भैया, ब्रेकफास्ट। 3 प्लेट दें। ये माँ जी नाश्ता लेंगी? एक मिनट। माँ जी
माँ जी, माँ जी, माँ जी। जरा सोचिए कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपके सामने की सीट पर यात्रा कर रहा कोई शख्स यूं सुबह मरा हुआ मिले तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि रात को जिस शख्स के साथ आपने बातचीत की, जिसके साथ आपने हंसी मजाक किया था, वो अचानक मर कैसे गया? ऐसे ही सवालों ने रेखा और सुभाष को बेहद हैरानी में डाल दिया था। जिस तरीके से रुक्मणी देवी सुबह अपनी बर्थ पर मरी हुई पाई गई, उससे ये साफ नहीं हो पा रहा था कि उनकी मौत स्वाभाविक थी या फिर उन्हें किसी ने मारा था। पर उनकी मौत से जुड़े कुछ सवाल जरूर साफ थे। पहला ये कि रुक्मणी देवी को छोड़ने आया उनका पोता अमित उसी ट्रेन में अपनी दादी को बिना बताए क्यों सवार था। दूसरा ये कि रुक्मणी देवी की जिस शख्स के साथ सीट को लेकर अनबन हुई थी, क्या ये उसी अनबन का नतीजा था? आखिर इस मौत की कड़ी किससे जुड़ी थी? इस बात का पता लगाना आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। चलो जरा संभाल के लो। 1 मिनट रुको। दुबे जी साहब। एक्सीडेंटल डेथ केस है ना? नहीं साहब, रात को सोते वक्त शायद नींद में इनको हार्ट अटैक आ गया था और ये माजी चल बसी। ये तो शुरू होने से पहले खत्म केस है। इनके घर वालों को खबर करने का इंतजाम करो। जी साहब। और इनका लगेज? लगेज तो ट्रेन में रह गया, मैं भी लेकर आता हूँ। रहने दो, मैं देख लेता हूँ। जी साहब। चलो चलो संभाल के लो। वो बुजुर्ग महिला इसी वक्त पर थी? हाँ सर, वो यहीं बैठी थी और हम लोग भी यहीं पे थे सामने। रात को तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, हमारे साथ खाना वाना खाया, बातचीत की और फिर आराम से सो गई। उनका लगेज? लगेज यहीं नीचे रखा था सर। लगेज? लगेज उनका यहीं पे था। मैंने कल रात को भी देखा था, भाजी ने उनका पर्स और उनका सूटकेस एक चेन में लॉक करके रखा था सर। उस रात वो अकेले ट्रैवल कर रही थी या उनके साथ कोई था? हाँ सर, अकेली थी। वो गाजियाबाद जाने वाली थी किसी शादी में। उनका पोता उन्हें ट्रेन में छोड़ने भी आया था। वो शादी में जा रही थी, मतलब उनके सामान में कुछ ना कुछ कीमती चीजें भी होंगी। वो शादी में अकेली जा रही हैं, आप लोगों के अलावा किसी और को पता था ये बात? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि पूरे रास्ते सिर्फ मैं और माजी बातें कर रहे थे। उसने भी ये काम किया, बहुत सोच समझ कर काम किया। ट्रेन में चोरी होना कोई अनूठी बात नहीं। सामान चोरी होने के बाद इंसान का मरा पाना बहुत अजीब बात है। इस बोगी में जितने भी पैसेंजर हैं सबकी लिस्ट है, उसमें सारे लोगों के नाम इसके अंदर है। सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी आपको। सारा कुछ? जी हाँ, सब पूरी डिटेल इसके अंदर। उस रात खाने की ड्यूटी किसके लगी थी? साहब हम गए थे, उनकी एक वेज थाली थी। मतलब तुम्हें पता था कि वो अकेली जा रही हैं? आखिरी बार उन्हें जिंदा कब देखा था तुमने? आप जब खाने की थाली लेने गए थे करीबन 12:30 बजे वो सो रही थी। ये नहीं पता कि वो जिंदा थी या मर गई। सर, उसके बाद माजी पानी पीने के लिए उठी थी। रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे और ट्रेन भी किसी स्टेशन पे रुकी थी। 3 बजे? सर 3 बजे तो ट्रेन इटावा रुकी थी। ये ट्रेन इटावा के बाद सुबह 6 बजे तक जिस भी स्टेशन पर रुकती है उसकी एक लिस्ट तैयार करो और इस रूट में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उन्हें राउंड ऑफ करो। रुक्मणी, कुछ बोलो ना। ये सब कैसे हो गया? तो शादी में गई थी, ये क्या हो गया? कहा बचुआ, 11 बज गए और तुमने अभी तक खाना ही नहीं खाया है। चलो ये सब छोड़ो और खाना खा लो पहले। मैं खिलाई देती हूँ। अरे खाना। नहीं 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 दादी।
आज तो तुमने हमको डांट दिया है बिटुआ, पर हम नहीं होंगे ना तो कोई नहीं डांटेगा तुमको। मर जाएंगे तो हमारी आवाज सुनने को भी तरसोगे तुम। मेरी माँ कुछ बोल नहीं रही है। अभी संभालिए अपने। क्या होगा? शादी में किसी आपने इन्हें अकेला क्यों जाने दिया? अम्मा का उनकी भांजी की शादी में जाना जरूरी था। इन्होंने जिद पकड़ ली कि जाना है, तो हमने नहीं जाने दिया। ये पहले भी कई बार अकेले सफर कर चुकी है। अगर हमें मालूम होता कि ये सब हो जाएगा तो हादसे के वक्त आपका बेटा कहाँ था? वो यही शहर में था। वो अपने किसी दोस्त के साथ कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था। ध्यान से देखो इस फोटो को और बताओ कि किसने की है इनकी हत्या। तुम में से जिसने भी ये काम किया है ना, अभी भी अपना मुंह खोल दे, वरना चोरी तो क्या भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, समझे? कहा है ना साहब, चोरी तो जरूर करते हैं हम, मगर कत्ल करने की औकात नहीं है हमारी। हाँ साहब, हम लोग छोटे मोटे चोर है साहब, हम लोग खून नहीं कर सकते साहब। सर, ये लोग मामूली जेब कतरे हैं, सामान को यहां से वहां करके चोरियां करते हैं। इनमें इतना शातिर कोई नहीं कि मर्डर कर जाए। बात अगर ये मामूली सी चोरी की होती ना पाल, तो कोई बात नहीं थी। और यहाँ एक चोर ने मामूली से सामान के लिए किसी की हत्या कर दी है, और वो भी इस वक्त खुले में घूम रहा है। रुक्मणी देवी के कत्ल के बाद रेलवे पुलिस भी सख्ते में थी। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ के बाद जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तो पुलिस का ध्यान उन लोगों की तरफ गया जो अक्सर बिना टिकट के सवारी किया करते हैं। लेकिन विदाउट टिकट वालों के जत्थे से पूछताछ करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक आम दिन पर साधारण से चहल पहल वाले स्टेशन पर करीब 500 से 1000 लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट टिकट ट्रैवलिंग के जुर्म में पकड़े जाते हैं। ये आंकड़ा इस बात को जाहिर करने के लिए काफी है कि इस केस में आरपीएफ की मुश्किलें कितनी ज्यादा थी। बावजूद इसके पुलिस ने यह फैसला किया कि वो उन सभी लोगों की शिनाख्त करेगी जो उस रात ट्रेन में थे और बिना टिकट के सवारी कर रहे थे। लेकिन इस दौरान एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ। ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों की लिस्ट आ गई है। लगता है इसके बाद सारा केस क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्या इस लिस्ट में जो तुम इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो? आप खुद ही देख लें। अमित वहां क्या कर रहा था? मैं कहती हूँ एजेंट यहाँ आके सिर्फ चाय ही पिएगा या इंश्योरेंस के पैसे भी दिलवाएगा? सब बोल भी कैसे? अरे अरे बेटा, सविता बहू, वो तुम्हारी सास थी। तुम लोगों का बस चले ना तो पैसे के लिए तो तुम तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे सविता ने ही अम्मा को मारा हो। तुम तो बस चुप ही रहो। अरे साहब, आप लोग, कातिल का कुछ पता चला क्या? अरे सुनिए तो। लेकिन अमित कहाँ है? अमित अपने कमरे में ही है, पर क्या हुआ सर? पाल, ढूंढो उसे। अमित क्यों सर? अभी पता चल जाएगा। जरा हम सबको बताओ, दादी को छोड़ने के बाद तुम कौन सा प्रोजेक्ट पूरा कर रहे थे? वो मैं कॉलेज का फिजिक्स प्रोजेक्ट। आप ये सब अमित से क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, हमें सवाल पूछने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब सिर्फ अमित दे सकता है। बोलो, कहां थे तुम उस रात? बोलो। ये बच्चा है, डरा हुआ है, अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, और आप है क्या? हाँ, इतना प्यार करता था कि अपनी दादी को छोड़ने के बहाने फिर उसी ट्रेन में बैठ गया था। पता? ये सब आप क्या कह रहे हैं? तो फिर आपके सुपुत्र का नाम विदाउट टिकट सफर करने वालों की लिस्ट में क्या कर रहे हैं?
कुछ तो बोलो बेटा, आखिर तुम चुप क्यों हो? उस दिन दादी को छोड़ने के बाद हाँ हेलो पापा, मैंने दादी को ट्रेन में बिठा दिया। अच्छा वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मैं विकी के घर जा रहा हूँ, रात को वहीं रहूँगा। हाँ वहीं से कॉलेज चला जाऊँगा। ओके बाय पापा। झूठ क्यों बोला तूने? कहाँ था उस रात को? बता। हाँ मैंने झूठ बोला क्योंकि आप लोग कभी सच समझना ही नहीं चाहते। अच्छा, ये सच कौन सा है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ा? पापा चाहते थे इसलिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इंजीनियरिंग करने में। मुझे तो म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिक ही मेरी जिंदगी है। पर ये बात पापा कभी नहीं समझेंगे, उन्हें तो म्यूजिक के नाम से ही चिढ़ आती है। कानपुर में एक बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था, अगर मैं पापा को सब सच बता देता तो वो तो वहां जाने की मुझे कभी परमिशन नहीं देते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। और दादी की ट्रेन भी उसी शहर से होकर गुजरने वाली थी, तो दादी को छोड़ने के बाद मैं उसी ट्रेन से वहां चला गया। पर दादी को छोड़ने के बाद मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, पहले तो तुम झूठ बोल रहे थे, अब तुम सच बोल रहे हो या झूठ, ये तो वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। तब तक इस शहर को छोड़कर जाने की सोचना भी मत तुम, समझे? साहब सर, मणि बहुत अकेला हो गया हूं। उस ट्रेन में अमित के सिवाय रुक्मणी देवी को जानने वाला और कोई नहीं था। ऐसे में बिना किसी रंजिश या लालच के कोई एक बुजुर्ग औरत को क्यों मारेगा? तो क्या अमित ने चोरी की आड़ में अपनी दादी से कोई बदला लिया था, या फिर रुक्मणी देवी की मौत के पीछे कोई और राज था? शक की सुई अभी भी अमित पर टिकी हुई थी। अमित अभी भी शक के घेरे से बाहर नहीं हुआ था। सर, बात बहुत बढ़ गई है। सुबह से मीडिया के फोन पर फोन आ रहे हैं। मुजरिम तो छोड़िए, यहाँ कोई सुराग तक नसीब नहीं हो पा रहा है। पाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुजरिम हमारे सामने है और हम उसे दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं? तुम ऐसा करो, 2 लोगों को अमित के पीछे लगा दो, क्योंकि वो जितना भोला बन रहा है उतना भोला है नहीं। ओके सर। यार विक्की, तुम लोग डिसाइड करो कौन कौन लोग आ रहा है, कौन कौन लोग जा रहे हैं वहां से। अच्छा, हम लोगों को सबको साथ में निकलना है, स्टेशन पे मिलेंगे, उसके बाद वहां से हम लोग सब साथ में मिलके जाएंगे। तू रोहित से बात कर ले पहले, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। हाँ ये लड़का यहाँ क्या करने आया था? आप कौन हो? पुलिस। वो इधर झुमका बेचने के लिए आया था। बताओ। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे अकेले क्यों बुलाया? कातिल का पता लगा है क्या? आप इसे पहचानते हैं? रुक्मिणी, ये वही झुमके हैं ना जो शादी के बाद मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में दिए थे? 40 बरस से संभाल कर रखे हैं मैंने। और 40 बरस से मुझे भी तो संभाल रखा है। ये आपको कहां से मिला? ये तो मेरी रुक्मणी का है, और इसे वो अपने साथ ले गई थी। सर 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 प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपनी दादी को नहीं मारा। मैं तो उनसे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था। हाँ, तभी उनके जेवर बेचने में लगे। वो जेवर जो तुम्हारी दादी गाजियाबाद अपने साथ ले जा रही थी। खुद इस बात के तुम्हारे दादा गवाह हैं। साले, इस केस को जिस भी एंगल से देखते हैं हर मोड़ पर तो ही क्यों मिलता? हाँ, वो झुमके जो तेरी दादी के सूटकेस से मिले हैं, उसे आज तूने बेचने की कोशिश की ना? क्यों? और ये वही इंसान कर सकता है जो उस औरत को मार के उसका सामान चुराया हो।
बोल अमित, इस बार सब कुछ सच सच बोलना, वरना तेरे साथ वो सलूक करूंगा जो एक मुजरिम के साथ करता हूं, और वो सलूक तुझे बिल्कुल रास नहीं आएगा। बोल। आप सही हो, मैंने अपने दादी के झुमके चुराए, पर ट्रेन में नहीं, घर पर। उस दिन यार विकी, मैं जानता हूँ इस म्यूजिक फेस्टिवल से अपने बैंड को कितना एक्सपोजर मिलेगा, पर तू पापा को जानता है ना, उन्हें तो म्यूजिक के नाम से ही चढ़े, वहां जाने की परमिशन तो मिलेगी ही नहीं। और तो और वो मेरा गिटार भी खराब हो गया, नई गिटार आएगी 25,000 में, वो कहाँ से लाऊंगा? और तू बता, बिना अच्छे गिटार के मैं कैसे परफॉर्म करूं? यार ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता, ये हमारे लिए टिकट टू बॉलीवुड हो सकता है। और रही बात 25,000 रुपए की, अगर तूने ठान ली तो उसका जुगाड़ तो तू कहीं से भी कर सकता है। उस दिन दादी अपने झुमके दादाजी को दिखा रही थी। अब आपसे दूर जा रही हूँ, लेकिन इन्हें फिर भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। रखना संभाल के। वो झुमके दादी ने बैग में डाल दिए, और मौका मिलते ही मैंने वो झुमके चुरा लिए। उनमें से एक झुमका मैंने बेच दिया, और उन पैसे से मैंने गिटार खरीद कर विकी को दे दिया। वो लोग मेरा सामान कानपुर ले गए। मैंने जानबूझकर जिद करके दादी को स्टेशन छोड़ने की बात की, और फिर उसी बहाने मैं ट्रेन में चढ़ गया बिना टिकट। मुझे हर हाल में वो म्यूजिक कंपटीशन अटेंड करना। पर सर, मैंने अपनी दादी को नहीं मारा। मैं सच कह रहा हूं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैंने अपनी दादी को नहीं मारा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का कोई यकीन नहीं है, क्योंकि जो इंसान झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, वो किसी का भी मर्डर कर सकता है। पाल, इसको तब तक रिमांड पर रखना जब तक इसके बेगुनाही के सबूत नहीं मिल जाते। ओके सर। हमने अमित को पकड़ तो लिया है, लेकिन सबूत के बिना इसे ज्यादा देर तक डिटेन नहीं कर पाएंगे हम लोग। अगर केस स्ट्रांग ना हो तो संदिग्ध गुनहगार नहीं बनता। गवाह, सबूत सब ऑर्डर में होने चाहिए पाल। ये साला बचना नहीं चाहिए। ओके सर। ये केस एक पल में शीशे की तरह साफ हो जाता तो दूसरे ही पल पहले से ज्यादा उलझ जाता। अब तक के मिले तथ्यों से ये तो साफ था कि रुक्मणी देवी का कत्ल इटावा के पास हुआ था, और पुलिस की शक की सुई भी बार बार अमित की ओर इशारा कर रही थी। पर इन सब में कुछ ऐसा था जो अभी भी मिसिंग था। आखिर क्या था वो मिसिंग लिंक जिसके करीब पुलिस अब बस पहुंचने ही वाली थी? साले ट्रेन में चोरी करता मिश्रा, हाँ? चेन तोड़ने में माहिर है ना तू? वो जो गाजियाबाद की ट्रेन में जिस औरत का मर्डर हुआ, उसका सामान भी तूने चुराया था, हाँ? पर उसे मारा क्यों साले तूने? मारा क्यों? क्यों मारा उसको? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं तो उस दिन काम पे ही नहीं गया था साहब। साहब, जब चोरी करके हमारा गुजारा हो जाता है तो हम लोग मर्डर क्यों करेंगे साहब? अपने हाथों से अपना कब्र क्यों खोदूंगा साहब? बात तो ऐसा कर रहा है जैसा बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। सच बता दे इधर पे,
वरना जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब हमारा तो सीधा सा हिसाब है साहब। मौका देखा तो चोरी करो और जाके अपना सामान वो आसिफ भाई के यहाँ बेच दो जाके। आसिफ भाई? ये आसिफ भाई कौन है साले? आसिफ भाई बोल, आसिफ भाई कौन है? कौन है आसिफ? वो साहब फारूक नगर से पहले जो एक रेलवे यार्ड है उसी के पीछे वो अपना चोरी का सामान खरीदने का धंधा चलाता है। हम लोग वहीं पर अपना सामान बेचते हैं साहब। रेलवे स्टेशन से चोरी करके रेलवे यार्ड में ही बेच रहे हो तुम? बचना नहीं चाहिए तो तू है इन सबका अन्नदाता आसिफ भाई। अरे साहब मैंने क्या किया? बाकायदा पैसे देकर खरीदा हुआ माल है साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब, मैं शरीफ आदमी हूँ साहब। चोरी का माल खरीदना बड़ा पुण्य का काम होता है ना। ले चलो साले को पुलिस स्टेशन। अरे आराम से साहब। क्या महरूम का सामान तेरे पास कहां से आया? सच में साहब हम और ना ही हमारे कोई लड़के कोई भी चोरी नहीं करते साहब। ये अलग बात है कि हम लोग चोरी का सामान खरीद दिया करते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम साहब। जिस बुजुर्ग महिला की हत्या हुई उसका सामान तुम्हारे पास क्या कर रहा है? और सामान की तरह हमने वो भी खरीद लिया था। आसिफ की गिरफ्तारी से ये साफ हुआ कि ट्रेन के भीतर और ट्रेन के बाहर स्टेशन पर चोरी करने वालों का एक रैकेट काम करता है और आसिफ उस रैकेट की एक अहम कड़ी था जो चोरी का सामान खरीदता था। इस केस में आरपीएफ के लिए बड़ी लीड थी ट्रेन में मौजूद इतने सारे काम करने वालों में से असली कातिल को पकड़ना, यानी कि भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढने से कम नहीं था। पर इस पूरी पहेली में आसिफ सबसे अहम कड़ी निकला। चलो चलो। हाँ साहब। जरा ध्यान से देखो इस लड़के को। यही है वो जिससे तुमने सामान लिया था? नहीं साहब, ये तो बिल्कुल अलग है। तो फिर कौन था वो और कैसा दिखता था? सर इस ट्रैक पे शायद नया था, सो हमको उसका नाम नहीं मालूम साहब। पाल, तुम आसिफ को लेके जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ। और इसको छोड़ दो। और सुनो, यहां से बाहर निकलते ही कोई ऊट पटांग हरकत शुरू मत कर देना, समझे? मेरी नजर तुम पर ही है। चलो जाओ। सर माथे के पास ना थोड़े बाल कम थे उसके। हाँ सर। और सर आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी। सर ये गाल ना उसके थोड़े चौड़े चौड़े से, सूजे जैसे बोलते ना। और ये नाक के नखून थोड़े फूले फूले सर। हाँ सर, ये यही था सर, बिल्कुल सर यही था। दो कप चाय दे यार, पहले 2 गिलास पानी पिलाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ क्या रिपोर्ट में भी उसी के ट्रेसेस थे? ओके डॉक्टर साहब, एक ओरिजिनल हार्ड कॉपी जो है ना स्टेशन भिजवा दीजिए। डॉक्टर साहब का फोन था, रुक्मणी देवी का पोस्टमार्टम हो गया है और रिपोर्ट में यह पता चला है उन्हें नशे की दवा दी गई थी, वाटर सोलुबल, जो पानी में आसानी से घुल जाती है और पीने वालों को पता नहीं चलता सर। उस दिन उस ट्रेन की पूरी स्टॉप लिस्ट है मेरे पास, जो कि नाइट ड्यूटी पे थे। ये रहा। सर श्वास और रेखा से बात हुई, उन्होंने बताया कि रुक्मणी देवी ने उनकी तरह पेंट्री कार से पानी लिया था, अपने खुद की कोई पानी की बोतल नहीं लाई थी। उस दिन जिन जिन लोगों की पानी बेचने की ड्यूटी लगी थी उन्हें बुलाओ और पेंट्री के पूरे स्टाफ को बुलाओ। सब चलो बाहर आओ, खड़े हो जाओ इधर लाइन से सब लोग।
चले बाहर आओ जल्दी, आप इस तरफ आइए। तुम में से किसी को कुछ भी पता हो या जरा सा भी शक हो तो मुझे बता दो। सर उस रात ये लोग पांचों ट्रेन में थे, और रही पानी बेचने की बात तो 3 लोग इंचार्ज थे, ये और ये। सर ले चलो इन तीनों को। चलो अंदर। पहचानो इनमें से किसने आपको पानी पिलाया था? सर, इसी आदमी से हम पानी लिए थे, और इसकी सूरत हमको इसलिए भी याद है कि इसने एक आदमी से हमारा झगड़ा निपटाया था। दूसरों के सीट पे बैठोगे तो नाराज होंगे ना वो। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको दूसरे बोगी में सीट दिलवाते हैं। बिना मार खाए बोलेगा या मार खा के? बता, उस बुजुर्ग औरत के पानी में तूने नशे की दवाई मिलाई थी ना? नहीं साहब, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं साहब। वो तो झाड़ू वाला ने हमको कहा कि तुमको 200 रुपया कमाना है का, तो हमने हाँ कह दिया। फिर उस झाड़ू वाले ने हमको एक छोटी सी बोतल दी और कहा कि इसको पानी में मिलाकर सीट नंबर पे जो बुढ़िया है उसे दे देना। साहब मैं लालच में आ गया। वो 200 रुपए तुझे किसने दिए? वो झाड़ू वाले ने दिए? बोल। नहीं साहब, उसने नहीं दिए थे। वो झाड़ू वाला हमको पेपर वाले के पास लेकर गया और पेपर वाले से बोला कि तुम्हारा काम हो गया है। फिर वो पेपर वाला हम दोनों को पैसा दिया और पता नहीं साहब कहां चला गया। चौधरी, ध्यान से देख इस फोटो को, अच्छी तरह से देख और बता कि यही आदमी था क्या वो? नहीं साहब, ये आदमी को तो हम आज तक कभी देखे ही नहीं। ये आदमी नहीं था साहब। इसको कैसे पकड़ेंगे जबकि हम जानते भी नहीं ये है कौन? ये जो कोई भी है बात, लेकिन हमें इसे पकड़ना है और हर हालत में और रंगे हाथों पकड़ना है। मेरे पास है एक तरकीब। बहुत भगाया तूने हम लोगों को, अब पता चलेगा पुलिस को भगाने का काम। चल 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 बेटा,
अब बता तेरी जन्म कुंडली, चल। साहब हमारा नाम विजय, हम इस धंधे में बिल्कुल नया हूँ साहब। साहब इससे पहले मैं जेल में एक पेंटी स्टाफ में काम करता था साहब। हमारी तनख्वाह बहुत ही कम थी साहब, जिससे मैं बहुत टेंशन में रहता था और बहुत परेशान रहता था। फिर हमने देखा लोग अपने सामान को लेकर बड़ा बेफिक्र, बड़ा लापरवाह। तो भाई साहब हमारे अंदर का शैतानी कीड़ा जाग गया और हम छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दी। शुरुआत में तो मोबाइल का चार्जर, टार्च और जूता चप्पल, और धीरे धीरे लैपटॉप और मोबाइल तक चोरी करने लगे। एक दिन अचानक हमारे बड़े साहब ने हमको रंगे हाथ पकड़ ली, हमको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकलने का दुख तो जरूर था साहब, पर मैं आजाद हो गया। हमने सोचा इधर उधर रोज हाथ मारने से अच्छा मैं खुद का अपना नेटवर्क खड़ा करूँ। फिर हमने नेटवर्क में सबसे पहले झाड़ू लगाने वाले को शामिल किया। तो झाड़ू तो अवश्य लगाता था, पर लोगों पे नजर रखता था और हमारे लिए टारगेट ढूंढता था। मेरी भांजी की शादी, इसलिए जाना जरूरी है। फिर हमको पता चला एक चर्सी आदमी जो मैगजीन बेचता था, उस चर्सी आदमी ने हमें पानी में एक नशीली दवा मिलाने का आइडिया दिया। फिर उसको भी हमने अपने साथ मिला लिया और फिर पानी मारने को, ताकि किसी को किसी पर शक भी ना हो और हम अपने काम को अंजाम देते रहे। सर कसम से उस पुड़िया के मामले का आपको हमारा कोनो इरादा नहीं था सर, पर क्या करते जब हम उसका सामान लेके जाने लगे उसकी नींद खुल गई। हमारे पास कोनो चारा नहीं बचा साहब, इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी साहब। हत्या हो गई हमसे साहब। एक मामूली से सूटकेस के चक्कर में एक कीमती इंसानी जान सस्ती हो गई तेरे लिए। हाँ, नीच इंसान। इंडियन पिनल कोड की दफा 397 के तहत लूट और कत्ल करने के जुर्म में विजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके अलावा गैंग में शामिल दूसरे लोगों को, यानी कि आसिफ, यादव, सफाई वाला और यहाँ तक कि मैगजीन वाले को आईपीसी की धारा 401 के तहत ट्रेन में स्वाभाविक तौर पर चोरी में मदद करने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। इस गैंग के खुलासे से जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि इस गैंग में ट्रेन के भीतर काम करने वाले वो लोग भी शामिल थे जो सफर के दौरान खाना, पानी और स्नैक्स बेचते थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर शख्स को शक की निगाह से देखा जाए। हाँ, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, खास करके तब जब आप अकेले सफर कर रहे हो। सफर के दौरान किसी भी अजनबी से अपनी बातचीत को एक सीमित दायरे में रखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, ट्रेन में सफर के दौरान कोई भी मुसीबत आने पर सबसे पहले इसकी सूचना रेलवे पुलिस को देनी चाहिए। ट्रेन में हेल्पलाइंस के नंबर भी दिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल आप मुसीबत आने पर कर सकते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।